इंसान एक बहुत ही जुझारू प्रजाति है जो कठिन से कठिन समय में जगहों पर भी रह सकती है। उदाहरण के लिए मैं बिना खिड़की वाले एक गद्देदार कमरे में रहता हूँ, जिसमें एक माइक्रोफोन, इंटरनेट और एक बोतल के अलावा कुछ भी नहीं है। अब ये मत पूछना कि उस बोतल का मैं क्या करता हूँ, लेकिन मेरा घर कितना भी विचित्र हो, कुछ ऐसे हैं जो उससे भी कहीं ज्यादा अजीब हैं। छोटे छोटे द्वीपों से लेकर कूड़े कचरे से भरे शहरों तक, आइए एक नजर डालते हैं कुछ ऐसी अजीब गरीब जगहों पर जहाँ पर लोग सचमुच में रहते हैं। कूड़े से बजबजाता हुआ शहर। जब आप मंशियात नसीर से पहली बार सुनेंगे कि ये किसी सपने के जैसा है। मिस्र के काहिरा शहर में स्थित मंशियात नासिर में बेरोजगारी बहुत कम है, मकान बहुत ही सस्ते और लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुशी और संतुष्टि से रहते हैं। फिर यहाँ अजीब है क्या? असल में ये जगह कचरे से पूरी तरह भरी हुई है। पर दुनिया का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ हर कुछ एकदम परफेक्ट हो? कूड़े के थैले, टूटी हुई बोतलें, फटे अखबार, प्लाईवुड, टिन के डब्बे, रैपर, सारी मानवता का कचरा मानो मंशियात नासिर में ही आकर इकट्ठा हो जाता है। कचरे का ये शहर इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि 2 करोड़ लोगों का घर काहिरा अफ्रीका का एक प्रमुख शहर होने के बावजूद कभी भी एक ढंग के वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं कर सका। सो शहर का कचरा निपटाने की जिम्मेदारी वहाँ के कुछ लोगों पर आ गई। जैसे जैसे शहर बड़ा होता गया, लोगों का कचरा फेंकने के लिए जगह कम पड़ने लगी। मंशियात नसीर अंततः पूरे शहर के कचरे के लिए एक तरह का डंपिंग ग्राउंड बन गया और वहां रहने वाले लोगों ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। मंशियात नासिर के लोग काहिरा में अक्सर घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करते हैं, फिर उसे वापस अपने मोहल्ले लाते हैं। इस इलाके को द जब्बालीन कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है कचरा इकट्ठा करने वाले लोग। जब्बालीन कांच और प्लास्टिक जैसी चीज़ों को रिसाइकिल करके और रीयूज करने के लिए इकट्ठा करते हैं, कचरे को छांटते हैं। ये काम बहुत ही कठिन होने के बावजूद जब्बालीन इसमें बहुत ही कुशल हैं। कहा जाता है वे छोटे छांटे गए कचरे का 85% तक रिसाइकिल करते हैं। अगर ये सच है तो ये उन्हें पारंपरिक ओए टेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा कारगर बनाता है। लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि बीमारियां और रहन सहन के बदतर हालात यहाँ की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा हैं। और जब्बालीन काहिरा शहर में रहने वाले सबसे गरीब लोग हैं। यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल लगता है। सोचिए अगर आप यहाँ पैदा हुए होते तो सुबह खिड़की से बाहर देखने पर कचरे के अलावा कुछ और नजर आना असंभव लगता। सो मैं तो अपने दर्शकों को यही सलाह दूंगा कि भैया कचरा इकट्ठा करने वाले सफाई कर्मियों के साथ हमें बड़ी इज्जत से पेश आना चाहिए। सी है या लैंड? क्या आप किसी निर्जन टापू पर रहना चाहते हैं लेकिन रेत से आपको नफरत है? I don't like sand. तो मुझे इजाजत दीजिए आपको सीलैंड की रियासत को इंट्रोड्यूस कराने की। वाकई में शानदार है ना? ये यूनाइटेड किंगडम के पूर्वी तट पर एक समंदर में स्थित मेटल का एक प्लेटफॉर्म है जिसका सरफेस एरिया केवल 1 एकड़ या 0.0015 वर्ग मील है। पहले फोर्ट रफ्स नाम से जाना जाने वाला ये प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिशर्स द्वारा डिफेंस के इरादे से बनाए गए प्लेटफॉर्म्स में से एक है। लेकिन जब इसका कोई यूज नहीं रह गया तो साल 1956 में इसको खाली कर दिया गया। फिर कई सालों के बाद 1967 में इस प्लेटफॉर्म की कमान ब्रिटिश रॉयल आर्मी के पूर्व मेजर पैडी रॉय बेट्स ने अपने हाथों में ले ली। बेट्स ने सीलैंड को यूनाइटेड किंगडम के स्वतंत्र एक अलग रियासत घोषित कर दिया। अगर इसे गंभीरता से लिया जाए तो सीलैंड एक बहुत बड़े अंतर से दुनिया का सबसे छोटा देश है। वर्तमान में वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है जो केवल 110 एकड़ में फैला है, लेकिन ये भी सीलैंड का मुकाबले 110 गुना बड़ा है। मैंने कहा कि अगर इसे गंभीरता से लिया जाए तो, क्योंकि सीलैंड को दुनिया का कोई भी देश स्वतंत्र नहीं मानता। अभी केवल प्रिंस माइकल बेट्स रॉय के बेटे और उनकी पत्नी ही सीलैंड को अपना घर मानते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ये लोग अपना ज्यादातर समय सचमुच के देशों में बिताना पसंद करते हैं और उन बेचारों की गलती भी क्या है। जरा उनके देश का साइज तो देखिए, फुटबॉल के किसी मैदान से भी छोटा है। सीलैंड मेहमानों को स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए आपको एक रस्सी के सहारे लटकना होगा और जिले के इंटीरियर का साइज लगभग ना के बराबर है। छोटे साइज और जनसंख्या के बावजूद सीलैंड एक ऐसी चीज मुहैया कराता है जो एक असली देश अपने नागरिकों को देता है, जैसे कि राष्ट्रीय चिन्ह, एक टूरिज्म बोर्ड, सीलैंड डॉलर नाम की करेंसी और यहाँ तक कि पासपोर्ट भी। ये अलग बात है कि इन चीजों को दुनिया का कोई भी देश मान्यता नहीं देता। सीलैंड में राजनीतिक उठापटक हो चुकी है। जब 1978 में भाड़े के सैनिकों के एक दल ने सीलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन बेट्स फैमिली उस मुकाबला करने में कामयाब रही। सचमुच जब आक्रमणकारियों को बंधक बना लिया गया तो उनकी रिहाई की बातचीत करने के लिए एक जर्मन राजनयिक को सीलैंड भेजा गया। पैटी बेट्स ने खुश होते हुए इसे इस बात का सबूत माना कि सीलैंड भी एक सचमुच का देश है। आप क्या सोचते हैं, क्या सीलैंड एक वास्तविक में देश है या समुद्र में पड़ा मेटल का महज एक बड़ा सा टुकड़ा, या शायद दोनों? असली देश के लिए लाइक बटन दबाएं और मेटल के टुकड़े के लिए सब्सक्राइब कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमीन के नीचे बसा शहर था आप जो देख रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया का कूबर पेडी शहर है। एकदम सुनसान सा लग रहा है ना, इसलिए क्योंकि कूबर पेडी की 2500 की आबादी का आधा हिस्सा जमीन के नीचे रहता है। इलाके में मौजूद बलुआ पत्थर की चट्टानों को तराश कर धीरे धीरे घर, दुकान और यहाँ तक कि चर्च वगैरह बना लिए गए हैं। लेकिन कूबर पेडी के लोगों ने ऐसी लाइफस्टाइल को क्यों अपनाया? जवाब बहुत ही सिंपल सा है। आज से करीब 100 साल पहले कूबर पेडी को एक माइनिंग टाउन के रूप में बसाया गया था। यहाँ की चट्टानें बहुत ही खनिज समृद्ध हैं जो ओपल जेमस्टोन से भरी हुई हैं, जिन्हें माइनर्स
पैसा कमाने के लिए इकट्ठा करते हैं। कभी कभी जब उन्हें ऐसी कोई चट्टान मिल जाती है जहां उपल की मात्रा कुछ ज़्यादा ही होती है तो वे उसी जगह खाना पीना और सोना शुरू कर देते हैं ताकि कोई उनके बेशकीमती पत्थरों पर अपना दावा ना करे। जैसे जैसे साल बीतते गए काम करने की जगह धीरे धीरे रहने की जगहों में बदल गई, खुदाई बढ़ती गई और समय के साथ साथ ही इस अंडरग्राउंड सोसाइटी ने शक्ल ले ली जैसे कि आज आप देख रहे हैं। हाल के सालों में उपल थोड़ा सा कम हो गए, फिर भी कभी कभार यहाँ के सुंदर नगीने निकल जाते हैं। लेकिन एक और वजह जिसके चलते कूबर पेड़ी के लोगों के लिए जमीन के नीचे रहना ज्यादा उपयुक्त है और वो है यहाँ का मौसम। कूबर पेड़ी का तापमान गर्मियों में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और सर्दियों में घटकर 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। लेकिन जमीन के नीचे टेम्परेचर को कंट्रोल में रखना बहुत ही आसान है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी की सतह मौसम दिन और रात के चक्र से प्रभावित होती है। लेकिन आप जितनी गहराई में जाएंगे जमीन के नेचुरल टेम्परेचर पर इन चीजों का उतना ही कम असर होगा। कूबर पेड़ी के अंडरग्राउंड मकानों में तापमान मजेदार 22 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है। वेंटिलेशन शाफ्ट इन अंडरग्राउंड मकानों को ताजी हवा की एक रेगुलर सप्लाई मुहैया कराती है ताकि घर में ऑक्सीजन की कमी और लोगों को घुटन न महसूस हो। कूबर पेड़ी के ज्यादातर लोग अपना घर खुद डिजाइन करते हैं। अगर आप अपने लिए एक नया गेस्ट रूम बनाने के लिए पर्याप्त एनर्जी और टाइम देते हैं तो आपको ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ के लोग बताते हैं कि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहाँ लोग खुदाई करते हुए गलती से अपने पड़ोसी के घर के अंदर पहुंच गए हों। यहाँ मुझे अपने पड़ोसी से टीवी की आवाज कम करवाने में बहुत डर लगता है। सोचा अगर मैं उनके बेडरूम तक पहुंच जाऊं तो क्या होगा। बियाबान टापू पर इकलौता घर। कभी कभी मैं आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल की भागदौड़ से थक जाता हूँ और कहीं दूर भाग जाने का मन करता है। मुझे दूर किसी शांत अलग थलग जगह पर जाकर रहना है। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट जगह लग रही है। मिलिए एलिडे टापू, माफ करें सही नाम है एलियाड। मेरी आइसलैंडिक थोड़ी सी कमजोर है ना। ये छोटा सा सुंदर द्वीप वेस्टमैन द्वीप समूह के सबसे उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है जिसमें आइसलैंड के तट के पास स्थित 18 टापू शामिल हैं। पूरा द्वीप मात्र 110 एकड़ में फैला हुआ है, यानी वीडियो में पीछे दिखाए गए दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी के बराबर। इतनी सारी जगह के बावजूद एलियाड द्वीप के सन्नाटे में सिर्फ एक ही मकान बसा हुआ है जिसे कुछ लोग दुनिया के सबसे सुदूर घर कहते हैं। इसके ड्रामेटिक नाम पर ध्यान न दें क्योंकि असल में ये कोई परमानेंट होम नहीं है, न ही किसी अरबपति द्वारा ज़ॉम्बी अटैक से बचने के लिए बनाया गया सेफ हाउस है, न ही संगीतकार बियोर का वेकेशन होम है या इंटरनेट की कोई दूसरी अजीब अफवाह है जो आपने सुन रखी हो। असल में बियाबान में इसे बस घर का निर्माण 1953 में एक स्थानीय हंटिंग एसोसिएशन द्वारा शिकारियों के आराम करने के लिए बनाया गया था। इस द्वीप पर बहुत सारे पफिन्स रहते हैं। ये आइसलैंड का संरक्षित पक्षी नहीं है, सो खाल, गोश्त और यहाँ तक कि तेल के लिए उनका शिकार किया जाता है। मुझे नहीं पता कि पफिन बर्गर को कोई पसंद करेगा भी या नहीं, लेकिन इस इकलौते हंटिंग होम से पहले यह द्वीप कुल 5 परिवारों का घर हुआ करता था। ये परिवार मछली के शिकार और मवेशी पालन के सहारे जिंदा रहते थे, लेकिन उनमें से आखिरी परिवार 1930 के दशक में टापू का हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। वैसे तो लॉज में स्थायी रूप से कोई भी नहीं रहता, पर यहाँ कई कमरे जिन पर नाइट के हिसाब से किराया लिया जा सकता है। लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा कि टापू तक पहुंचा कैसे जाए और ये भी कि वहां पहुंचने के बाद आप करेंगे क्या। आप कभी पफिन्स का शिकार शुरू कर सकते हैं अगर आप एक निर्दयी व्यक्ति हैं तो। शू बॉक्स अपार्टमेंट। क्या आप कोई ऐसा अपार्टमेंट इमेजिन कर सकते हैं जिसका साइज किसी ताबूत जैसा हो? तो आज आपको रूबरू कराते हैं हांगकांग के शू बॉक्स अपार्टमेंट में रहने के डरावनी अनुभव से। ये छोटे अपार्टमेंट कंजेस्टेड को एक नई हद तक ले करके चले जाते हैं, जहां एक ही कमरे में दर्जनों लोग रहते हैं। इन अपार्टमेंट का साइज 15 वर्ग फीट जितना छोटा हो सकता है, किसी पार्किंग स्पॉट के 10वें हिस्से के बराबर। यहाँ तक कि हांगकांग के कैदी भी इससे ज्यादा साफ जगह वाली कोठरियों में रहते हैं। जैसे स्टेनली जेल के कैदी 80 वर्ग फीट की कोठरी में रहते हैं, जो कुछ शू बॉक्स अपार्टमेंट के मुकाबले 5 गुना ज्यादा बड़ा है। और ये अपार्टमेंट एकदम सटे हुए होते हैं 400 वर्ग फीट की जगह में, जो कि न्यूयॉर्क के किसी आम 2 बेडरूम अपार्टमेंट के बराबर है। 18 लोग तक इसमें रह सकते हैं। यानी ये अपार्टमेंट अक्सर सिर्फ बिस्तर जितने बड़े होते हैं, जिसमें पता चलता है कि उन्हें कॉफिन अपार्टमेंट क्यों कहा जाता है। इस तरह से रहने के लिए इन छोटे अपार्टमेंट्स के निवासियों को अपना सामान हो के अलमारियों पर रखना पड़ता है। कभी कभी उनके ऊपर वाले दूसरे बिस्तर से लटकाना पड़ता है। कुछ शू बॉक्स अपार्टमेंट में रहने वाले अगर लकी हुए तो उनके बीच में दीवारें भी हो सकती हैं। कुछ में तो केवल तारों की जाली होती है जैसे कुत्ते के पिंजरे हो। लेकिन ऐसे भयानक कमरे आखिर बनाए क्यों जाते हैं? वजह यह है कि हांगकांग में रियल एस्टेट की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हांगकांग का केवल 1/4 हिस्सा ही संरक्षण करने लायक माना जाता है। नतीजतन प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत ज्यादा है और जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है उन्होंने ये आसान गणित लगा ली कि इस छोटे छोटे हिस्सों में बांटने इसको पूरे फ्लैट का किराया देने पर कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा। जाहिर है एक अपार्टमेंट के लिए सिर्फ एक परिवार से किराया क्यों लिया जाए जब आप उतनी जगह के लिए 12 किराए वसूल सकते हैं। किराए की बात करें तो आपको लगता है कि इतनी छोटी जगह ज्यादा महंगी नहीं होगी, पर आपको बता दें किसी शू बॉक्स अपार्टमेंट का मंथली किराया 13,000 हांगकांग डॉलर तक हो सकता है। भले ही ये सिर्फ 166 अमेरिकी डॉलर के बराबर है, पर ध्यान रखें कि हांगकांग में न्यूनतम वेतन $765 है, यानी उनकी कमाई का लगभग 5वां हिस्सा इन बेहद छोटी जगहों का किराया भरने में चला जाता है। 2022 के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 2,22,000 लोग ऐसे छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं। हांगकांग सरकार ने ऐलान किया है कि वे प्राथमिकता से लोगों के लिए मकान बनाएंगे और 2049 तक शू बॉक्स अपार्टमेंट को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ भी इतना समय अभी भी बच्चों और पीढ़ियों तो ऐसी तंग जगह में गुजारने में निकलना पड़ेगा भाई। ग्रेट।
एक बिल्डिंग में बसा पूरा शहर। अगर आप ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं तो कभी कभी आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं वही आपकी पूरी दुनिया जैसी हो सकती है। तो सोचिए ज़रा, व्हिटियर अलास्का में रहने वाले को कैसा महसूस होता होगा, क्योंकि उनका पूरा का पूरा शहर महज एक बिल्डिंग के अंदर सिमटा हुआ है। ये शहर 1950 के दशक में अमेरिकी नौसैनिक के एक बड़े बेड़े के रूप में बस गया था, लेकिन 1966 में इसे खाली कर दिया गया जब रणनीतिक तौर पर इसका ज़रा भी उपयोगिता नहीं रह गई। खाली किए जाने के बाद के सालों में लोग यहाँ पर आके बसने लगे और धीरे धीरे ये जगह एक छोटे से शहर में बदल गई। साल 1973 में यहाँ रहने वाले लोगों ने जगह खरीद ली और आज करीब 214 लोग यहाँ पर रहते हैं। 14 मंजिला इस शहर में वो सब कुछ है जो कि आप किसी दूसरे शहर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें जनरल स्टोर, पोस्ट ऑफिस, चर्च, लॉन्ड्रोमेट और यहाँ तक कि एक होटल भी शामिल है। स्कूल मेन बिल्डिंग के सामने स्थित एक अलग बिल्डिंग में है और एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। भले ही ये व्हिटियर के बच्चों को ताज़ी हवा से वंचित रखने का एक क्रूर तरीका लग सकता है, पर असल में ऐसा उनकी खुद की सेफ्टी के लिए किया जाता है। सर्दियों में व्हिटियर का तापमान केवल -12 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है। ईरानी लोगों की बेहद ठंडी हवा और बासी हवा में से एक को चुनाव करना पड़ता है। अगर लोग चाहें तो पास की बकनर बिल्डिंग में जा सकते हैं, लेकिन 1966 में खाली पड़ी होने के कारण ये बिल्डिंग उनकी मौजूदगी बिल्डिंग से कहीं ज़्यादा कम रहने लायक होगी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ भूत प्रेत का आवास है, लेकिन फैक्ट बताने वाले एक प्रतिष्ठित यूट्यूबर ना होने के नाते मैं ये तो सही नहीं मान सकता। लेकिन अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो यात्रा रोमांचक होने वाली है। व्हिटियर तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता है एक लेन और सिंगल ट्रैक वाला सुरंग, जैसे चट्टानों में खोदकर बनाया गया है। 13,000 फीट से ज़्यादा लंबी है। दिन में एक सड़क होती है और रातों में ट्रेनों की आवाजाही के लिए सड़क को बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा व्हिटियर का सबसे नज़दीकी शहर है एंकरेज, जो सीवर्ड हाईवे पर 63 मील दूर स्थित है। भले ये बड़ा मुश्किल हो, पर यह एक ऐसा यात्रा है जिससे जनरल स्टोर चलाने वालों को अपनी दुकान स्टॉक बनाए रखने के लिए हर हफ्ते करना पड़ता है। ये सुनकर मुझे मैकडॉनल्ड्स तक जाने वाला 20 मिनट का समय उतना बुरा नहीं लगता भाई। खचाखच भरे टापू। कोलंबिया के तट पर स्थित आपको एक छोटा सुंदर और नहीं खचाखच भरी हुई जगह मिलेगी। सेंटा क्रूज डेल एस्लोट दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले द्वीपों में से एक है, जहां लगभग 600 लोगों केवल 2.5 एकड़ जमीन में बसे हुए हैं। अंदाजे के लिए बता दूं कि पूरा द्वीप लंदन के ट्राफल्गर स्क्वायर के अंदर समा सकता है। उसके बाद भी शेरों की उन बड़ी बड़ी मूर्तियों के अलावा कुछ जगह बची रह जाएगी। धीरे धीरे टहलते हुए टापू के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। खचाखच भरे होने के बावजूद इस टापू पर रहने वाले लोग ठीक ठाक जिंदगी बताते हैं। यहाँ पर रहने वालों ने पुलिस न रखने का फैसला किया और कभी कभार कोई चुटपुट अपराध होता भी है तो वो उससे खुद ही निपट लेते हैं। यहाँ के सारे लोग आपस में जुड़े हुए हैं और हर बुधवार को शहर के मेन चौराहे पर मौज मस्ती और पार्टी करने के लिए इकट्ठा होते हैं। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, यहाँ की एक बड़ी समस्या है पीने के लिए ताज़े पानी की कमी, क्योंकि चारों तरफ ही समंदर है। नतीजतन यहाँ के लोग बोतल बंद पानी बेचने वाले इकलौते बंदे पर डिपेंड करते हैं, जो कि जिंदगी की इस बेसिक नियत पर अपना एकाधिकार रखता है। इसके अलावा टापू पर इंडस्ट्री और रोजगार की बहुत कमी है, इसलिए अगर आपके सपने बड़े हैं तो आगे चलकर ये जगह छोड़नी पड़ेगी। वैसे यहाँ से निकलने का एक और तरीका जो थोड़ा सा भयानक है, और वो है मर जाना। टापू इतना छोटा है कि यहाँ कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है, सो मरने वालों के शवों को दफनाने के लिए पानी के पार भेज दिया जाता है। अब ये होना सचमुच का ब्यूरियल 8C। हाँ, बेहद घनी आबादी वाला एक और छोटा सा द्वीप है केन्या के लेक विक्टोरिया में स्थित मिंगेगो। युगांडा पुलिस के अनुसार मिंगेगो द्वीप पर लगभग 500 लोग रहते हैं, जो इतना भी बुरा नहीं है जब तक कि आपको पता न चले कि यहाँ की जमीन केवल आधा एकड़ है, यानी सिर्फ 4 बास्केटबॉल कोर्ट जितना ही बड़ी है। एक झील में स्थित होने के कारण मिंगेगो के लोगों को ताज़े पानी की चिंता नहीं करनी पड़ती, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल से जरूर निपटना पड़ता है। असल में बहुत छोटा होने के बावजूद मिंगेगो एक बहुत ही टॉप क्लास बंदरगाह बन सकता है। सो विक्टोरिया झील की मछलियां पकड़ने में बहुत ही मददगार होगा। इसके चलते युगांडा और केन्या दोनों ही मिंगेगो पर क्लेम करते हैं और यहाँ के बेचारे लोगों को अक्सर दोनों सरकारों को टैक्स देना पड़ता है। फिलहाल के लिए ये द्वीप आधिकारिक तौर पर कीनिया के कब्जे में है। अगर मैं वहां रहता तो मुझे तो ये पूरी सिचुएशन बहुत ही घुटन भरी लगती भाई। ओहो। जहरीली गैस के बीच। जापान के टोक्यो से लगभग 62 मील दक्षिण में समुद्र के एक अशुभ नाम वाले क्षेत्र डेविल सी में आपको मियाके जमा नाम का एक छोटा सा द्वीप मिलेगा। ये द्वीप रमणीय दृश्य, शांत बीचेज और 3,000 लोगों की एक छोटी सी कम्युनिटी के साथ जमीन से निकलने वाली घातक जहरीली गैसों का घर है। प्यारा है ना? लेकिन डरावने से दिखने वाले इन मुखौटों का क्या किस्सा है? बता दें कि मियाके जमा एक स्ट्रेटोवॉल्केनो के पास स्थित है। ये एक भयानक प्रकार का ज्वालामुखी होता है। वेसुवियस और क्राकटोआ भी स्ट्रेटोवॉल्केनो ही थे, जो कि इतिहास के 2 सबसे विनाशकारी विस्फोट के लिए जिम्मेदार थे। पास का
माउंट ओयामा समय समय पर सल्फर डाइऑक्साइड की भारी मात्रा छोड़ता है। ये गैस हवा से भरी होती है जिसकी थोड़ी मात्रा को कुछ हद तक सहन किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से दम घुट सकता है। साल 2000 में एक बड़े हिंसक विस्फोट के बाद लगभग 3600 लोगों की द्वीप की अधिकांश आबादी को खाली कर दिया गया, लेकिन 5 साल बाद फिर से कुछ लोगों ने लौटने का फैसला किया। जी हाँ, सचमुच 3600 लोगों में से केवल 2800 ने डेविल सी में स्थित पॉइजन गैस द्वीप पर वापस जाने का फैसला किया। इसको कहते हैं जिद्दी। चूंकि द्वीप पर गैस का खतरा इतना ज्यादा है कि मियाँ के जमा के लोगों को हर वक्त अपने साथ गैस मास्क लेकर चलना पड़ता है। और हाँ, वाकई हर वक्त हवा में बदबू का हल्का सा भी एहसास होते ही पूरे द्वीप पर सायरन बजने लगते हैं, जिसके बाद लोग अपने अपने मास्क पहनकर अपनी जिंदगियां जारी रखते हैं। क्या आपको लगता है कि किसी जहरीले गैस के कारण दुनिया थम जाएगी? द्वीप के निवासी सामान्य जीवन जीते हैं, खेती करते हैं, स्कूल जाते हैं, शादी करते हैं, बस उन्हें समय समय पर मास्क पहनना पड़ता है। अगर आप द्वीप पर जाना चाहते हैं तो आपको भी एक गैस मास्क खरीदना होगा और अराइवल से पहले एक रेस्पिरेटरी टेस्ट कराना होगा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आपके फेफड़े यहाँ की हवा झेल पाएंगे या नहीं। केवल स्मोकी बारबेक्यू सॉस खाने से ही मुझे घबराहट होने लगती है। सो थैंक यू भाई, मेरे से ना होगा। चोटी पर बना मठ। कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप ऑफिस पहुंचे हों और लिफ्ट खराब होने के कारण आपको पूरे 4 मंजिल सीढ़ी से चढ़कर जाना पड़ा हो। मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। शुक्र है मैं फैनजिंगशान में काम नहीं करता, क्योंकि इसे देखकर मेरी नाक से खून आ जाएगा। चीन की वुलिंग पहाड़ियों में स्थित फैनजिंगशान या माउंट फैनजिंग 2 ऊंची और हरी भरी चोटियों का एक शानदार फॉर्मेशन है। इन चोटियों के टॉप पर स्थित है रहस्यमय फैनजिंग मंदिर। यह मंदिर बौद्ध लोगों के लिए एक पवित्र जगह है, जिसके निर्माण की तारीख, इसे बनाने वाले लोग और उनके द्वारा यहाँ बिताए गए समय के बारे में कुछ भी नहीं पता। 639 ईसा पूर्व के आसपास तांग राजवंश के दौरान बौद्ध धर्म पूरे इलाके में फैल गया, लेकिन इससे मंदिर के कंस्ट्रक्शन पीरियड का अंदाजा नहीं लगता, क्योंकि ये सैकड़ों साल का अंतराल है। मंदिर के बगल वाले निचले हिस्से में लगभग 1100 लोग रहते हैं। हालांकि विजिटर्स यहाँ पर आ सकते हैं, पर यहाँ रहने वाले सिर्फ बौद्ध ही हैं। अगर आप भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो एक घुमावदार चढ़ाई के लिए तैयार रहें, क्योंकि मंदिर समुद्र तल से 8432 फीट ऊपर है, जो कि इन पहाड़ियों का सबसे ऊंचा पॉइंट बनता है। ऊपर तक जाने के लिए आपको 8000 सीढ़ियों का रास्ता तय करना होगा, जो किसी स्काई स्क्रपर में 381 मंजिलों तक चढ़ने के बराबर होगा। लेकिन वहां पहुंचकर जो नज़ारा मिलेगा वो वाकई में बड़ा शानदार होगा। शायद इसीलिए 1986 में मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। ये वाकई में बड़ा ही शानदार है। क्या इसे देखकर किसी और की भी सांसें फूल रहे हैं भाई? जलती हुई जमीन वाला शहर। सेंट्रलिया पेंसिल्वेनिया की विशाल पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा शहर है। ये एक बड़ा ही शांत जगह है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह कि यहाँ लगातार आग लगती रहती है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1962 में, जब सेंट्रिया कोड़े की समस्या से जूझ रहा था। मामूली सा शहर था। यहाँ के लोग खाली पड़ी खदानों को कूड़ा फेंकने की जगह की तरह इस्तेमाल करने लगे। बड़ी तादाद में कूड़ा इकट्ठा हो रहा था। नगर निगम ने सारे कचरे से निपटने के लिए उसे जलाकर राख करने का फैसला किया। अफसोस की कूड़े की आग जलते जलते नीचे स्थित कोयला की एक परित्यक्त पड़ी खदान तक पहुंच गई। उसको सुलगा दिया। असल में सेंट्रिया कोयले के विशाल भंडार के ऊपर बसा हुआ था, जिसमें आग भड़क उठी और तब से लेकर आज तक जली रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि आग जमीन के अंदर जल रही है तो उसमें दिक्कत क्या है, तो आप पूरी तरह गलत हैं। साथ ही आपको कभी भी स्वास्थ्य और सुरक्षा का इंचार्ज नहीं बनना चाहिए। जमीन के नीचे आग अभी भी इस तरह धधक रही है कि जमीन से धुआं बाहर निकलता है, जिसमें उच्च मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। बिना महक वाली ये गैस जो इंसानों के लिए बहुत घातक है, जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं। जलते हुए कोयले के ऊपर स्थित होना सेंट्रिया के इंफ्रास्ट्रक्चर या इसके निवासियों के लिए जरा भी फायदेमंद नहीं रहा। सड़कें और इमारतें जमीन में धंस गईं और पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं। जैसे जैसे समय बीतता गया, ज्यादा लोग यहाँ पर जाने लगे। अंत में किसी को भी सेंट्रिया में दाखिल होने या गाड़ी से पार करने से रोकने के लिए शहर के चारों ओर बैरिकेड्स लगा दिए गए, क्योंकि सड़क के पूरे हिस्से कभी कभी धुएं वाले गड्ढे में बदल जाते हैं। पर यह आश्चर्यजनक रूप से सेंट्रिया को अभी सबने छोड़ा नहीं है। 1962 में जब यहाँ पर आग लगी तो शहर की आबादी लगभग 3000 थी। लेटेस्ट सेंसस के मुताबिक सेंट्रिया में केवल 5 लोग रहते हैं, जिससे ये एक घोस्ट टाउन बनते बनते रह गया। पर ये लोग यहाँ आखिर करते क्यों हैं और क्यों रहते हैं? हो सकता है कि उन्हें अकेला रहना पसंद हो, शायद वो बहुत बूढ़े हो गए हों, या वहां से कहीं और जाने लायक ना हो सकता है जनगणना के दौरान भूतों का कोई समूह सामने आकर अपनी गिनती करवा गया हो। जो भी हो, पर मुझे लगता है कि सेंट्रिया अंत में पूरी तरह से खाली हो जाएगा। अपने पुराने रूप की एक छवि मात्र रह जाएगा, यानी यहाँ जमीन वगैरह खरीदने से कोई फायदा नहीं है। गहरे कुएं किनारे बसा शहर।
क्या आपने कभी किसी छोटे से शहर को कुआं कहते हुए सुना है? तो ये शहर सचमुच कुएं जैसे एक बड़े से गड्ढे के इर्द गिर्द बसा हुआ है। इसके अस्तित्व में आने की कहानी जानने के लिए हमें 1955 के उस समय में सोवियत संघ में जाना होगा। सोवियत के भूवैज्ञानिक किम्बरलाइट की खोज करने के लिए यहाँ पर आए थे, जो एक नीले रंग का पत्थर है जिसमें कभी कभार थोड़ी बहुत मात्रा में हीरे निकल आते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ टुकड़ों के बजाय उन्हें सोवियत की अब तक की सबसे बड़ी हीरे की खदान की खोज मिली। हीरे से भरपूर चट्टानों की खबर तेजी से फैल गई, जिसके चलते इलाके में मिरनी नाम की एक छोटी सी बस्ती बस गई, जो धीरे धीरे एक शहर में बदल गई। शहर के बीचों बीच स्थित यह बड़ा सा गड्ढा असल में हीरे की उस खदान के धीरे धीरे बड़े होने का नतीजा है। 1960 के दशक तक मिरनी हर साल 10 मिलियन कैरेट या 4409 पाउंड हीरे का उत्पादन कर रहा था। अफसोस कि हीरे की यह खदान 2011 में सूख गई, जिसमें शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा बचा रह गया। ये इंसानों द्वारा बनाया गया था, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गड्ढा, जिसकी गहराई 1722 फीट और चौड़ाई 3900 फीट है। ये इसे वॉशिंगटन मेमोरियल जितना ऊंचा और फुटबॉल की 11 मैदानों जितना चौड़ा बनाता है। ये तो वाकई में एक बहुत ही भयानक गड्ढा है। मिरनी होल असल में इतना बड़ा है कि कुछ लोग चिंता जताते हैं कि ये फ्लाइट्स को खतरे में डाल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई गड्ढा ज़्यादा गहरा होता है, जैसे कि मिरनी होल, तो उसके अंदर की हवा गर्म होने लगती है। जब ये गर्म हवा ऊपर उठती है तो ऊपर की ठंडी हवा को जगह से हटा देती है। ऊपर उठती हवा का ये बहाव हेलीकॉप्टर जैसे छोटे एयरक्राफ्ट को प्रभावित करके उन्हें गड्ढे में खींच सकता है, लेकिन ये थ्योरी आज तक साबित नहीं हुई है। तो बच्चों, याद रहे, अगली बार जब आपको लगे कि आपका शहर बेकार है तो बस एक बार मिरनी वालों के बारे में सोच लेना। खाई की खड़ी दीवार में रहने वाले भिक्षु। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि पर्वतारोहण का मैं भी शौक रखता हूँ, लेकिन सालों तक ऑफ वॉरक्राफ्ट खेलने और वेब सर्फिंग से मेरी ग्रिप बहुत ही स्ट्रांग हो गई, लेकिन इतना टैलेंटेड होने के बावजूद मैं यहाँ रहने की सोच भी नहीं सकता। शांगसी का हैंगिंग टेम्पल जो चीन में स्थित है, जी नहीं, आपकी आंखों को धोखा नहीं दे रही है, ये सचमुच का मंदिर है जो जमीन से लगभग 78 मीटर ऊपर एक चट्टान की खड़ी दीवार में बना हुआ है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चट्टान, सैकड़ों खंभों और सपोर्ट के ऊपर टिका हुआ है। चट्टान में तराशे गए घुमावदार रास्ते मंदिर के अलग अलग कमरों और हिस्सों तक ले जाते हैं। ये स्टाइलिंग के साथ साथ एक फंक्शनल डिजाइन निर्णय भी था। मंदिर की ऊंचाई इसे बाढ़ के पानी से बचाती है, जबकि गुफा जैसा अंदरूनी हिस्सा तेज हवा और धूप से बचाता है। मंदिर का ज्यादातर बाहरी हिस्सा लकड़ी का बना है और पत्थर बहुत ही कम यूज होता है। ये मटेरियल और साइंटिफिक डेटिंग के हिसाब से मंदिर का निर्माण 386 से 534 ईस्वी के बीच में हुआ, और कहा जाता है कि इसे लियाओ रेन नामक एक भिक्षु ने अकेले बनाया था। अगर ये सच है तो सोचिए उस आदमी की अपर बॉडी में कितनी ताकत है। दिलचस्प बात यह है कि किसी एक धर्म को समर्पित होने के बजाय ये मंदिर 3 अलग अलग धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है: कन्फ्यूशियवाद, बौद्ध धर्म और ताओवाद। ये साफ नहीं कि मंदिर मूल रूप से बहुसांप्रदायिक था या समय के साथ यहाँ अतिरिक्त धर्मों का समायोजित हो गया। आज भी तीनों धर्म के भिक्षु मंदिर में रहते हैं और अपनी अपनी मान्यताओं का पालन करते हैं। मंदिर सदियों से जर्जर हालत में था, लेकिन 1900 में चीनी लोगों ने इसके पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए मिलकर प्रयास किया, जिसके चलते ये जगह आज भी टूरिस्ट के लिए खुली हुई है। सोचिए भला, चीन के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए लोगों को अपना समय और पैसा खर्च करने के लिए कैसे बनाया गया होगा। यहाँ मैं अपने रूममेट्स को पिज्जा मंगाने के लिए रेडी नहीं कर पाता यार। तो आज के लिए बस इतना ही। रहने के लिए और कितनी अजीब जगह देखेंगे भाई। क्या आप कभी किसी ऐसी जगह पर जाकर रह सकते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।